नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन के आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट इंग्लिश की लास्ट यूनिट मेथड ऑफ इवेल्युएशन। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा और ये केवल रीट इंग्लिश की लास्ट यूनिट नहीं है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को आज का ये वीडियो कंप्लीट रूप से कवर करेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप खुद से डिसाइड कीजिएगा क्या आज आपने जो पढ़ा रियली में आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। कम समय में बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तीन चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। एक इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, दूसरा असेसमेंट यानी आकलन और तीसरा मेजरमेंट यानी मापन। अब तक आपने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने ये रियलाइज़ किया है कि इनका निचोड़ क्या है, फाइनली क्या निकल के आता है इन तीनों में से। तो याद रखिएगा, जो मेजरमेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मेजर करना यानी मापन करना। किस चीज़ का मापन करना? केवल ये मात्रात्मक मापन देता है। ये कीवर्ड आपको याद रखना है। क्वांटिटिव मेजर कौन करता है? वो आपका मेजरमेंट करता है। किसी बच्चे की जो क्वांटिटिव के बारे में पता चलता है कि एक बच्चे ने संख्यात्मक रूप से कितना सीखा, तो वो आपका मेजरमेंट में जाएगा। दूसरा, जो आपका असेसमेंट होता है, आंकलन होता है, वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने की बात करेगा कि एक बच्चे में किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। वो आपका असेसमेंट में जाएगा। तो ये कीवर्ड आप याद रखिएगा कि असेसमेंट में क्या आएगा, आपका लर्निंग इम्प्रूवमेंट की बात करेगा। और जो इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन जो होता है, वो हमें ओवरऑल जजमेंट देता है, फाइनली निर्णय देता है कि एक बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। तो तीनों के बारे में 3 पॉइंट आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा क्वांटिटिव मेजर करेगा, जो असेसमेंट होगा वो हमेशा लर्निंग के इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, और जो इवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो हमें फाइनली जजमेंट देगा, जिसमें आपका मात्रात्मक, गुणात्मक, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होंगी। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, मूल्यांकन से संबंधित और ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं, कौन से कीवर्ड हो सकते हैं जो हमें लास्ट टाइम तक जहन में रखने हैं। इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, मूल्यांकन जो है वो एक प्रोसेस है, और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि मूल्यांकन एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। इस कीवर्ड को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल्यांकन एक ट्राइपोलर सिस्टम है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें आता है गोल बेस्ड, जिसमें हमारे बच्चे से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। दूसरा इसमें आता है प्रोसेस बेस्ड। ये एक टीचर और लर्नर के बीच की प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चे से संबंधित जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो हमें पता चलती है। और तीसरा इसमें आता है आउटकम बेस्ड। इसका मतलब होता है एक प्रकार से रिजल्ट देना, एक बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फिक्स हमने किए थे वो किस सीमा तक हमें प्राप्त हुए, उनसे बच्चे ने क्या सीखा, ये चीज़ का पता हमें आउटकम बेस्ड जो हमारी तीसरी प्रोसेस होती है इसमें हमें पता चलता है। इसके बाद आगे आप याद रखिएगा, मूल्यांकन जो है इससे हमें सक्सीड, ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि एक बच्चा कितना सफल हुआ है, इसका हमें मालूम पड़ता है। दूसरा इसमें फीडबैक, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। एक प्रकार से फीडबैक मिलता है, दोनों को मिलता है। यहाँ पर फीडबैक लर्नर को और टीचर को। लर्नर को ये मिलता है कि हमें और कितना सीखना है, और टीचर को ये मिलता है कि हमने जो सिखाया है क्या वास्तव में वो बच्चे ने सीखा है या हमें कुछ और परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। अटेनमेंट यानी एक बच्चे ने क्या सीखा, इसका हमें पता मूल्यांकन से चलता है। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं वैल्यू मिल जाए कि वैल्यू को जज करना, ये भी मूल्यांकन का काम होगा। प्रोडक्ट इत्यादि इस तरह के कीवर्ड आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएशन के मेन फंक्शन क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से वो ऐसे एरिया हैं जिनमें मूल्यांकन करने से हमें मदद मिलती है। सबसे पहला है डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई स्लो लर्नर। जो आपका स्लो लर्नर है, सामान्य बच्चों से जो पिछड़ा हुआ बालक है, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। डिज़ाइन रिलेवेंट रेमेडियल प्रोग्राम। रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, उचित। रेमेडियल जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये हमारा पहला फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेडिकेशन, एक प्रकार से अनुमान लगाना।
एबिलिटीज और एप्टीट्यूड, ये दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं। एबिलिटी एक प्रकार से योग्यता को कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं अभिक्षमता को। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड को हम बोलते हैं अभिवृत्ति। एटीट्यूड होता है एक प्रकार से नज़रिया, दृष्टिकोण, जिसे मेरा आपके प्रति कैसा दृष्टिकोण है, सकारात्मक है या नकारात्मक, आप मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, ये आपका एटीट्यूड है। और एप्टीट्यूड होता है आपकी अभिक्षमता, कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं मूल्यांकन करूंगा तो मुझे पता चल जाए कि ये बच्चा आगे जाके इस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, ये बच्चे की योग्यता है, तो इनको हम ध्यान रख सकते हैं। मूल्यांकन का एक बड़ा फंक्शन हम कह सकते हैं प्रेडिकेशन। तीसरा है आपका सिलेक्शन, यानी एक प्रकार से चुनाव करना। ये आपको हर क्षेत्र में काम करने में मदद करेगा। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप कौन से बच्चे के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि उचित रहेगी, कौन सा पाठ्यक्रम उचित रहेगा, यानी कौन से बच्चे को किस क्लास में भेजना है, एक प्रकार से आप सिलेक्शन करने में ये भी आपका मदद करेगा इवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगेगा और इससे भी हम सिलेक्शन करने में हमें उपयोगी होगा। चौथा है आपका गाइडेंस, एक प्रकार से परामर्श के रूप में हम इवैल्यूएशन को काम में ले सकते हैं। बच्चे के कोर्सेज, कैरियर हैं, उनसे संबंधित हम राय मशवरा बच्चे को दे सकते हैं। लेप्स यानी खामियां, पेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की गति है उससे संबंधित हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं, और पर्सनल गाइडेंस के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये मेन फंक्शन है जिसमें हमने डायग्नोसिस, प्रेडिकेशन और सिलेक्शन और गाइडेंस की मुख्य रूप से बात की है। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, हो सकता है इस बार यहाँ से प्रश्न बन जाए और उम्मीदें सबसे ज़्यादा यहीं से बनने की हैं। जैसे प्रश्न इस बार आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव टेक्निक्स, इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक नहीं है। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, रिटन टेस्ट और क्वेश्चनियर। तो यहाँ पर तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। आपको याद क्या रखना है, आपके जहन में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर लिखा क्या है, क्वांटिटेटिव लिखा है या क्वालिटेटिव लिखा है। दूसरा, यहाँ पे नोट लिखा है या नहीं लिखा है, ये दोनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तीसरी बात, कौन कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक होती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम नज़र डाल लेते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है क्वालिटेटिव टेक्निक, दूसरी तरफ मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव टेक्निक। आपको अच्छे से ये वाला तैयार करना है, क्योंकि ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बचे हुए जितने भी टेक्निक्स के पार्ट होंगे वो किस में आएंगे, आपके गुणात्मक में। फिर भी मैंने यहाँ पे मोस्ट 7 ही पॉइंट लिखे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, चेकलिस्ट है, क्वेश्चन ईयर है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है। ये 7 तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल ही जाएंगे। अब ये होते क्या हैं, इनको तो हम फिर कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये क्वालिटेटिव टेक्निक के पार्ट हैं। इनके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे मैंने ये कहा कि ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, ये तो बचा हुआ इसमें ही आएगा, तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब हम पहले इसको समझते हैं। इसमें आपका ओरल काम का नहीं है, प्रैक्टिकल काम का नहीं है, प्रश्न आता है रिटन वाले में से। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है आपका सब्जेक्टिव टाइप। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि इसमें लिखने की सीमा बहुत कम होती है, निश्चित होती है। तो जो आपका मूल्यांकन करता होता है उसकी नज़रिए का, उसकी रुचि का फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि सब्जेक्टिव होता है ये रिलायबल नहीं होता है। हम कॉलेजों में एग्ज़ाम दिया करते थे, पास हुआ करते थे, लेकिन नंबर हम देखते हैं तो जो ज़्यादा पढ़ता है उसके कम आते थे, जो कम पढ़ के जाता था उसके ज़्यादा आते थे। तो ये सब्जेक्टिव होता है, ये रिलायबल नहीं होता है। अब देखिएगा, हमारे जहन में यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, पिछले रीट में आ भी चुका है कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपका रिकॉल टाइप टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारी बुद्धि को चेक करता है कि हमें चीज़ें याद कितनी हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न है, 1 वर्ड वाले प्रश्न है ना, तो वो हमें सीधे रिकॉल करके ही हम उनका जवाब दे सकते हैं। अब रीट में कैसे प्रश्न पूछा, रीट में प्रश्न ये पूछा कि रिकॉल टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट ए टेस्ट ऑफ, किस तरह का परीक्षण करता है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे ऑप्शन बनाए थे उन्होंने, इमेजिनेशन यानी एक कल्पना वाले, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है स्पीड और चौथा है आपका अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सीधा आंसर था आपका मेमोरी। तो पिछली रीट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस बार यहाँ से प्रश्न बना लिया जाए। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका रिकॉग्निशन टाइप।
जिसमें हम पहचान करके प्रश्नों का आंसर देते हैं। जैसे एमसीक्यू वाले प्रश्न हो गए, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हम देखते हैं, एग्जाम में देते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से जो बेस्ट आंसर होता है वो हमें पहचान करके ही उत्तर तक पहुंचना होता है। जैसे मैचिंग टाइप वाले प्रश्न हो गए, एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ यहाँ लिखा है, अब हम पहचान करेंगे कि यार इसके लिए कौन सा हो सकता है, इसके लिए कौन सा हो सकता है ना। तो पहचान करके हम आंसर तक पहुंचते हैं, वो आपका इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार से ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है। बाकी देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, इनको हम डिज़ाइन करते हैं तो समय बहुत लगता है, क्योंकि इसमें हमारी तर्क वगैरह है, चिंतन करना पड़ता है, समस्या समाधान करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रॉड चीज़ों पर लागू हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, जबकि इनका जो मूल्यांकन होता है वो आसान होता है। ये हमेशा रटने की जो प्रकृति है उसको कम करते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं ये आसान हो जाते हैं। इनको जैसे 5 प्रश्न बनाने हैं तो बना के दे दिए, लेकिन इनका मूल्यांकन होता है वो हार्ड होता है, रटने पे ये ज़्यादा बल देते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप हिंदी के पॉइंट ऑफ से याद कर रखा होगा, वो काफ़ी है। और इधर वाले जैसे क्वालिटेटिव टेक्निक, इसमें आपको 7 ही याद रखने हैं। ऑब्जर्वेशन एक प्रकार से निरीक्षण हम करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए ये सबसे उपयोगी विधि होती है ना। निरीक्षण करके हम गुणात्मकता की पहचान कर सकते हैं, ये गुणात्मक टेक्निक होती है। रेटिंग स्केल, इसमें हम बच्चों को रेट देते हैं, जिसे हम 5 रेट दे दिया, 4 रेट दे दिया, है ना, इस तरह से रेटिंग दी जाती है। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड होता है, जिसमें हर तरह की बच्चे की एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, है ना। एक प्रकार से पर्सनल हम कह सकते हैं, एक प्रकार से डाटा होता है, तो ये एक कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड हो सकता है। चेकलिस्ट, इसमें हाँ या ना में उत्तर देने के लिए एक चेकलिस्ट बनी होती है, जिसको देख के हम बच्चे के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन ईयर प्रश्नावली, बच्चे क्लास में दिक्कत आ रही है तो हम उसके लिए मान लीजिए प्रश्नावली तैयार कर ली। जैसे हमने कह दिया कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन पढ़ा है, आप कितने घंटे टीवी देखते हो, आप कितने घंटे खेलने जाते हो, इस तरह से हम एक प्रश्नावली तैयार कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा दिक्कत कहाँ है ना। तो ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह बच्चे से संबंधित अन्य जो जानकारियाँ होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होती हैं। तो ये आपको डिटेल, इनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करें तो इतना आपका काफ़ी रहेगा। एक क्वेश्चन है, डैश देके यहाँ लिख रखा है, टेस्ट मेजर द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। पहला ऑप्शन है एमसीक्यू टाइप, दूसरा है सब्जेक्टिव टाइप, तीसरा है ऑब्जेक्टिव, और चौथा है आपका रीडिंग, REA। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, एक दिन मैंने इसको कम्युनिटी टैब में भी डाला था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर भी दिया। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सब्जेक्टिव। जब भी यहाँ पे लिखा हो लैंग्वेज स्किल लिखा हो, लैंग्वेज फंडामेंटल लिखा हो, लैंग्वेज एस्पेक्ट लिखा हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिखा हो, जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर आंसर आपका सब्जेक्टिव बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार से इस तरह का कोई क्वेश्चन बना लिया जाए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, वो क्या करते हैं, रिड्यूज सब्जेक्टिविटी, यानी जो सब्जेक्टिविटी है उसको घटाते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बन सकता है। इंक्रेज सब्जेक्टिविटी, इसको तो बढ़ाते हैं, गलत हो जाएगा। एलो ऐसे टाइप आंसर, ये तो होगा ही नहीं। अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शन, एक से अधिक उत्तर, ये भी इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन के क्या क्या स्कोप हैं। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं 3 डोमेन होते हैं इसके, कोग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा होता है आपका साइको मोटर डोमेन। नेक्स्ट है आपका कि एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें सबसे पहला है आपका वैलिडिटी, कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बना है, यदि वो परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे कि वैध परीक्षण। बहुत बार हम सुनते हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर में कई प्रश्न हैं वो सिलेबस के बाहर से आ गए, है ना, प्रश्नों का क्रम भंग हो गया। तो ऐसे में मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई, तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए वैधता। दूसरा है आपका रिलायबिलिटी, और तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, करीब हैं, कि जो परीक्षण जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा वो उतना ही क्या होगा, रिलायबल होगा, विश्वसनीय, यानी विश्वास योग्य। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आज कॉपी को चेक करवाया, अब आप फिर कभी भी किसी भी मूल्यांकनकर्ता से कॉपी को चेक करवा रहे हैं, वो नंबर आपके उतने ही आ रहे हैं, उसके आसपास आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा परीक्षण क्या है, आपका रिलायबल है।
ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि ये वस्तुनिष्ठ होता है, जिसमें आपके मूल्यांकन करता होता है उसके नज़रिए का, उसकी रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है आपका डिस्क्रिमिनेशन, इसमें विभेदकारिता, कि जो ऐसा परीक्षण जो विभेद कर दे कि पढ़ने वाला कौन सा है, कमज़ोर कौन सा है ना। आपने टेस्ट लिया, उससे ये पता लग जाएगा कि ये आपका श्रेष्ठ बच्चा है, ये आपका कमज़ोर बच्चा है, ये आपका औसत बच्चा है ना। इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन, विभेदकारिता। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आता है कि एक ऐसी परीक्षा ली हमने जिसमें सारे बच्चे पास हो गए, या ऐसी परीक्षा ली जिसमें सारे बच्चे फेल हो गए, तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई, तो वहाँ पर आपका रहेगा डिस्क्रिमिनेशन, यानी विभेदकारी नहीं है ऐसा परीक्षण। पांचवा है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम व्यापक कहेंगे, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी आपकी, वो आपके कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग भी हो, है ना, भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक पक्ष की भी बात करें, ऐसा परीक्षण जिसमें सारी चीज़ें हों। तो ये आपके मोस्टली ये मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। रीट में एक बार प्रश्न आया वो है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दैट इज मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एम्बिगुअस होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जटिल होना चाहिए, सिंपल आसान होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका विश्वास योग्य यानी रिलायबल। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट मैंने लिखा है एम, लिखा है एम का मतलब मेजरमेंट और ई का मतलब होता है इवेल्युएशन। मैंने मेजरमेंट के बारे में सारी बातें लिख दी हैं और इसके बिल्कुल विपरीत बातें रहेंगी वो आपका इवेल्युएशन के अंतर्गत आ जाएंगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, इतना आप याद रख सकते हैं। देखिए मेजरमेंट में हम बात करते हैं तो ये केवल हमारा क्वांटिटेटिव होता है, जबकि इवेल्युएशन इसके विपरीत क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो जाएगा। मेजरमेंट होता है वो लिमिटेड होता है, जिसमें हम किसी एक पक्ष की बात करते हैं, इसका नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और नो प्रेडिकेशन, कोई हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। फॉर्मल ओनली कैसा होता है, फॉर्मल होता है, कंटेंट सेंटर्ड होता है, फ्यू एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा हम टेस्ट करते हैं, जबकि जो मूल्यांकन होता है इसमें इसके सारे विपरीत हो जाएंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो ये आपका बेसिकली इन दोनों में अंतर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगला कॉन्सेप्ट है CCE का, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी एक प्रकार से जो बच्चों का डर बना रहता था उस डर को दूर करना, कि जैसे जैसे बच्चे की लर्निंग हो रही है वैसे वैसे उसका बच्चे का लगातार मूल्यांकन किया जाए, बच्चे को लगातार जांचा जाए, है ना। तो ये आपका कंटिन्यूस। इसमें कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, रेगुलर, कंटिन्यूली, जैसे जैसे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है वैसे वैसे बच्चे का फीडबैक लिया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव की मतलब क्या होता है, व्यापक रूप से आप बच्चे का केवल उसका पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आप बच्चे के ऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे मेंटली रूप में, भावनात्मक रूप से कैसा है, साइको रूप से, साइकोमोटर रूप से यानी कौशल में कैसा है ना, हर तरह की बात करता है CC। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि CC में स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों एरिया को फोकस किया जाता है। स्कोलेस्टिक का मतलब क्या होता है, स्कूल में, विद्यालय में, बच्चा कक्षा में कैसा है, जबकि कोस्कोलेस्टिक का मतलब होता है सह शैक्षणिक, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ में कैसा है, खेलकूद में कैसा है, संगीत में कैसा है ना। तो वो सारी चीज़ें इस CC के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा जो NCF 2005 है वो सबसे ज़्यादा CC में कोस्कोलेस्टिक एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, जो आपका कोस्कोलेस्टिक एरिया है उस पर सबसे ज़्यादा NCF बात करता है, सबसे ज़्यादा इसको फोकस करता है। इसके बाद ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये आकलन की एक क्या है, प्रोसेस है। इसके बाद देखिएगा कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है CC से रिलेटेड। जिसे फर्स्ट सजेशन यदि आपसे पूछे तो वो था आपका NP 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें CC को लेकर पहला सुझाव था। इसके बाद यदि NCF 2005 से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा जो आपका कोस्कोलेस्टिक एरिया है, सह शैक्षणिक पक्ष, उस पर सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करने की बात करता है आपका NCF 2005। RT से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा धारा 29 को लेकर, उसमें CC को अप्लाई करने की बात की गई है। धारा 29 CC को लागू करने की बात करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि CBSE ने
इसे फर्स्ट बार अप्लाई किया था कक्षा 9 में 2009 में। कक्षा 9 और 2009 दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, 9 याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010, वैसे भी ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटी 2009 इसी डेट को लागू हुआ था। तो ये फॉर्मेट था। आरबीएसई में इसे 3 चरणों में इसे लागू किया गया था, फर्स्ट से 5 के लिए और उसके बाद 6 to 8 तक ये फॉर्मेट लागू है, जबकि सीबीएसई में ये कक्षा 1 से 10 तक लागू है। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 3 चरणों में लागू हुआ था। जो पहला चरण था उसका नाम था पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें राजस्थान के जो 2 जिले थे जयपुर और अलवर, उन दोनों जिलों को सिलेक्ट किया गया था। उससे संबंधित एक शैक्षिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसमें जयपुर और अलवर के जिले की 60 स्कूलों को चयनित किया गया। 2010 में इसे लागू किया गया था, आप सब लोगों को पता होगा। ये आपका पहला चरण था, आपको याद रखना है। दूसरा चरण 2012-13 इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा चरण 13 और 14 का ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट का जो अंतिम चरण था 2015 और 16, इसको सीसीए को संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। तो ये आप चरण याद रखिएगा। 2015-16 का जो चरण था उसमें पूरे राजस्थान में इसे सीसीए को लागू किया गया था। इसके बाद ये एक सीसी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर विशेष रूप से सीसी को किस रूप से बच्चे में लागू करना है, किस तरह से ध्यान में रखना है, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। उसका नाम है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे 4 है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये एक उदयपुर में एक संस्था है जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीसी किस रूप में बच्चे को लागू करना है, किस रूप से उनका मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 कार्य उनको बताए जाते हैं। एक होता है आपका CCP यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी जो हमारा शिक्षण है वो बच्चे को केंद्रित रखते हुए, ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन होना चाहिए। दूसरा है ABL पे फोकस किया गया है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को एक्टिविटी करवा के उनसे जोड़ा जाए। और तीसरा है बात करता है CCE की, जिस पर हम आज इस वीडियो में बात कर ही रहे हैं। CC के अंतर्गत ग्रेड कई बार पूछ ली जाती है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो ग्रेड का ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी के अंत पेज पे जरूर लिख लीजिएगा। पिछले बार ये पूछा गया था कि 90 से 100 के बीच कोई बच्चा नंबर लेके आता है तो उसको कौन सी ग्रेड दी जाती है। वहाँ पे ऑप्शन में था A+ ग्रेड। कई बार श्रेणी अंक का भी पूछ लिया जाता है मान, तो वहाँ पर होता है 10। तो ये तो आपको देखो याद करनी पड़ेंगे, एक बार आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। यहाँ 33 से नीचे, 33 से 40 के बीच यदि किसी बच्चे के नंबर आते हैं तो उसको D रैंक दी जाती है। और 21 से 20 यानी 21 से बिलो जिसके नंबर आते हैं उसको फेल कर दिया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, बाकी इनमें समझाने वाला कोई बिंदु है नहीं। फिर से एक बार CC को रिकॉल कर लेते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? परीक्षा के प्रति जो भय है उसको दूर करना, ये इसका मेन पर्पज है। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, कक्षा 9 से CBSE ने की थी, और 2010 में इसे राजस्थान में लागू किया गया था। और राजस्थान की जो राजस्थान के 2 जिलों को सिलेक्ट किया गया था, अलवर और जयपुर को, जिसमें अलवर की 40 स्कूलें थे और जयपुर की 20 स्कूलें थी। RT की धारा 29 में इसका उल्लेख दिया गया है। NCF 2005 है, वो CC को समर्थन करता है। मुख्य रूप से कोर्स स्कॉलेस्टिक एरिया है उसको एम्फेसाइज करने की बात करता है। और CCU का जो वर्तमान नाम है वो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। ये एक संस्था आप मान सकते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र मान सकते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। और सतत का मतलब होता है निरंतर, बच्चों को फीडबैक एक प्रकार से देना। निदान, उपचार, नियमित, ये आप सब लोग जानते हैं। समग्र का मतलब होता है शैक्षिक यानी क्लास में, और सहज शैक्षिक का मतलब होता है कक्षा से बाहर, जैसे अनुशासन है, खेलकूद है, सांस्कृतिक है, अन्य में कैसा, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। इससे संबंधित 2 ये आपको याद रखने हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें हम निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों कर सकते हैं। और एक होता है इसका योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना। ठीक है, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, CCP आपका चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी हो गया। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे पहले ये होगा, 4 से याद रखना है, 4 लर्निंग होगा।
ड्यूरिंग द पीरियड होगा, जैसे जैसे हमारा शिक्षण हो रहा है, शिक्षण के दौरान हम बच्चे का इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा। और इसका मेन काम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट का, कंटिन्यूस फीडबैक देना इसका मुख्य कार्य होता है। बच्चों को फीडबैक मिलता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, तो ये कीवर्ड याद रखिएगा। मुख्य इसका पॉइंट होता है लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करना, बच्चे की जो कमजोरियाँ निकल के आती हैं उनको हम सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इसका मुख्य पर्पज होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। रिमीडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो रिमीडियल टीचिंग होती है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट मानी जाती है। टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस, बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, किससे, फॉर्मेटिव असेसमेंट से। ये आप मोटा मोटी आप याद रखिएगा। और इसका वेटेज होता है आपका 40%, यानी 4 होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक जो होता है वो 10% का होता है। तो सिंपल सी बात है, 4 कितने हुए, 40% के। ये एक पुराना फॉर्मेट है जिसमें अभी चेंजिंग हो गया है, जिसको हम कभी डिटेल से याद करेंगे, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है ऑफ लर्निंग, ऑफ का मतलब होता है सीखा है उसका मूल्यांकन, यानी सीखा है उसका मूल्यांकन। ये तो था 4 यानी अधिगम के लिए आकलन, ये है अधिगम का आकलन, जो सीख लिया उसका आकलन। सीख लिया उसका आकलन करेंगे तो सिंपल सी बात है, बच्चों को ग्रेड देंगे। एंड ऑफ ए इंस्ट्रक्शन होगा, शिक्षण के अंत में होगा, एंड ऑफ ए सेशन हो सकता है, एंड ऑफ ए टर्म हो सकता है। ग्रेड टू द पीपल, बच्चों को ग्रेड देना। और नेचर कैसी होती है, इसकी टर्मिनल होती है, और इसका परसेंटेज होता है 60% होता है। 30% के 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं। और ये ऐसे होता है, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका 2 हो गया, और इसके बाद आपका एक होता है समेटिव असेसमेंट, ये फर्स्ट हो जाता है। इस तरह से ये जैसे 10 और ये 30-50% ये हो गए। इसी प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट 3rd, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 और समेटिव असेसमेंट 2nd, ये 50-50% के आपके टोटल पूरे 70 के दौरान इस तरह से ये फॉर्मेट में लागू हुए। ठीक है, आप इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोगों को याद है। प्रश्न देख लेते हैं 1-2। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का मेन पर्पज़ क्या है। तो मैंने क्या कहा था, असेसमेंट की बात आई तो इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आंसर नहीं देखना है किसी को भी। इसके बाद है टाइप ऑफ असेसमेंट, एक तरफ दे रखे हैं असेसमेंट के प्रकार, दूसरी तरफ इनको मैच करना है, तो कर लो, क्या दिक्कत है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्निंग का सीधा संबंध आपके सबमेटिव असेसमेंट से रहेगा, तो सिंपल किस में जाएगा, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाएगा, एंड ऑफ सेशन में जाएगा। पहले का 3 हो जाएगा, पहले का 3 2 में है, चलो कोई बात नहीं। असेसमेंट 4 ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 में जाएगा, तो आंसर बन जाएगा ए। असेसमेंट एज लर्निंग ये आपका बी में चला जाएगा। असेसमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए कि इवेल्युएशन साथ में इंक्लूड कर दिया जाए, तब वहाँ पे प्रोडक्ट भी आ जाएगा, है ना, दोनों आ जाएंगे, फिर प्रोसेस भी प्रोडक्ट भी। तो ये दोनों प्रश्न आप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, ओरल टेस्टिंग। तो यहाँ पे टर्म एंड ये समेटिव का पार्ट होता है, तो ये आंसर बन जाएगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है अपना रिमीडियल टीचिंग का, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देके जाएगा।